फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस वीडियो सत्र में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किए गए कक्षा 11 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 का व्याख्यात्मक रूप से हल करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2022 में आयोजित की जाने वाली वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा कक्षा 11 हेतु 2 सहावधिक परीक्षा आयोजित की जानी है। पहली सहावधिक परीक्षा की संभावित तिथि 15 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य निर्धारित की गई है। उसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कक्षा 11 के सभी विषयों के 2 मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं। इन मॉडल प्रश्न पत्रों में सारे के सारे प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रकार के प्रश्न हैं, जिसे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। इसे संक्षिप्त में MCQ के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली सहावधिक परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इन मॉडल प्रश्न पत्रों में दिए गए जितने भी प्रश्न हैं, लगभग 40 प्रश्न दिए गए हैं। 40 प्रश्न वो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, अतः इन प्रश्नों का अभ्यास करना अति आवश्यक है। प्रथम सहावधिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इन प्रश्नों का अभ्यास करना अति आवश्यक है। अतः इन प्रश्नों को हम लोग व्याख्यात्मक हल करेंगे ताकि इससे संबंधित और प्रश्नों को हम लोग जोड़ सकें और उसका अभ्यास कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्प का इसका सही उत्तर है भू-आब। भू-आब, पृथ्वी का आकृति जो है वह भू-आब कहलाता है। अगर यहाँ पर भू-आब आकृति ना रहे और तो इसका सही विकल्प नारंगी होता, लेकिन वास्तविक में जो पृथ्वी की आकृति जो होती है उसको भू-आब कहा जाता है। इसका सही विकल्प होगा भू-आब, क्योंकि पृथ्वी का कुछ हिस्सा धंसा हुआ है, कुछ हिस्सा उभरा हुआ है, इसके कारण ऐसी आकृति को भू-आब आकृति कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ऑप्शन ख रिचर्ड हार्टसन महोदय का है। रिचर्ड हार्टसन महोदय के द्वारा भूगोल को परिभाषित किया गया है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? तो भूगोल शब्द जिसे ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं या ज्योग्राफी शब्द सर्वप्रथम इरेटास्थेनीज अपने ज्योग्राफिया पुस्तक में दिया था। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर इन्होंने बनाया है। पहला शब्द जियो और दूसरा शब्द ग्राफस होता है। दोनों को मिला करके ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति की गई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? तो ज्वारीय सिद्धांत जो दिया गया है, इनमें से दिए गए विकल्प में जेम्स जीन्स महोदय का है। बाद में इस परिकल्पना को संशोधित करके जेफरीज महोदय ने प्रस्तुत किया है। पांचवा प्रश्न है, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में से इसका विकल्प घ सही होगा। बिग बैंग सिद्धांत सबसे आधुनिक सिद्धांत है। 1950 ईस्वी के बाद इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है। इंग्लैंड के जॉर्ज लेमेंटर महोदय के द्वारा इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? प्रकाश वर्ष के द्वारा खगोलीय दूरी की माप की जाती है। 2 खगोलीय पिंडों के मध्य खगोलीय दूरी की माप की जाती है, अतः इसका ऑप्शन का सही है खगोलीय दूरी। सातवां प्रश्न है, वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो इसका सही विकल्प है विकल्प ख 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आठवां प्रश्न है, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है अधिकेंद्र कहलाता है। ऑप्शन ख इसका सही विकल्प सही है। पृथ्वी पर भूकंप के बाद सबसे पहले जिस स्थान पर
भूकंपीय तरंगे पहुंचती है उस स्थान को अधिक केंद्र कहा जाता है या भूकंप केंद्र से सबसे नजदीक का स्थान होता है। 9वां प्रश्न है, सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है? तो सुनामी की उत्पत्ति महासागरों में होती है और महासागरों में उठने वाली जो तरंगे होती है, ऊंची ऊंची तरंगे होती हैं, उसी को सुनामी कहा जाता है। और ये जो तरंगे समुद्र तटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती है, अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन का समुद्र तटीय भाग। 10वां प्रश्न है, भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जितने भी तत्व भूपृष्ठ अर्थात भूप्रपट्टी में जो पाए जाते हैं, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो भूगर्भ की जानकारी के लिए दो साधन, जितने भी साधन है उन साधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, प्रत्यक्ष साधन तथा अप्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधन के अंतर्गत दो साधनों को रखा जाता है, एक होता है चट्टान और दूसरा होता है ज्वालामुखी। तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में से विकल्प ख इसका सही उत्तर है। ज्वालामुखी प्रत्यक्ष साधन है भूगर्भ की जानकारी के लिए। ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है, उससे हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर कुछ एक परत ऐसी भी है जो तरल अवस्था में है। 12वां प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तुत किया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पृथ्वी पर स्थल मंडल तथा जल मंडल के वितरण का भली भांति व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। 1912 ईस्वी में इस सिद्धांत को अल्फ्रेड वेगनर महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बाद में आया है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहा जाता है जिससे मैग्मा हमेशा बाहर, मैग्मा विभिन्न प्रकार के गैस उससे बाहर निकलते रहते हैं, तो ऐसे ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। तो इसमें से दिए गए विकल्प में से विकल्प घ सही है उत्तर। माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी है, बाकी जो दिए गए हैं विसुवियस, फ्यूजियामा, क्राकोटोवा, ये सभी मृत और सुषुप्त ज्वालामुखी हैं। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर आग की अंगूठी जो प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी के क्षेत्र पाए जाते हैं, उसी के कारण से इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रशांत महासागर के जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर 2 प्लेट या तो अभिसरित होते हैं या अपसरित होते हैं या रूपांतरित होते हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में ज्वालामुखी तथा भूकंप हमेशा होते रहता है, जिसके कारण इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प घ प्रशांत महासागर। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के जो ऊपरी स्थल मंडल है वह मुख्य रूप से 7 प्लेटों से मिलकर बना है तथा कई अन्य छोटे भी प्लेट हैं, अतः इसका सही विकल्प है विकल्प ग 7 प्लेट। 7 प्लेट में 6 प्लेट महाद्वीपीय प्लेट हैं और 1 प्रशांत महासागरीय सागरीय प्लेट है। 16वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? जहां पर वर्तमान समय में हिमालय पर्वत है वहां पर प्राचीन काल में तैथिस सागर हुआ करता था और उस सागर के तैथिस सागर के उत्तर में यूरेशिया प्लेट तथा दक्षिणी भाग में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण के कारण इस सागर में जमे तलछटों के ऊपर उठने या मोड़ पड़ने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। 17वां प्रश्न है, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो चूना पत्थर औषधि चट्टान का उदाहरण है। इसका विकल्प
विकल्प ख सही है, अवसादी चट्टान। 18वां प्रश्न है खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान में पाई जाती है? तो खनिज तेल मुख्य रूप से अवसादी चट्टान में पाई जाती है, अवसादी शैल में पाई जाती है, अतः इसका विकल्प ख सही है। 19वां प्रश्न है भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो इसका सही उत्तर है पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन देखने को मिलता है। पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऊपरी चट्टानें खिसकते रहती है या लुढ़क करके नीचे आती है, उसी को भूस्खलन कहा जाता है। ये पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलते हैं। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प घ, अपर्दन जो है वह अनुक्रमिक प्रक्रिया है। 21वां प्रश्न है वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है? तो इसका जो वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान है वह वायुमंडल के 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, 99%। उसके बाद विरल वायुमंडल पाया जाता है, अतः इसका ऑप्शन ख सही है। 22वां प्रश्न है वायुयान सामान्यतः किस मंडल में गमन करती है? तो इसका सही उत्तर है वायुयान जो गमन करती है वह समताप मंडल में गमन करती है, क्योंकि इस मंडल में किसी प्रकार के मौसमी या जलवायु घटना नहीं होती है, ना वहाँ बादल की स्थिति पाई जाती है, ना हवाएं चलती है और ना किसी प्रकार के अवरोध होता है। शांत वायुमंडल होता है जिसके कारण वायुयान आसानी से उड़ान भरती है। 23वां प्रश्न है क्षोभ मंडल में धरातल से कितने ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट होती है? तो इसका सही उत्तर है 165। धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर सामान्यतः 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है, अतः इसका विकल्प ग 165 मीटर सही है। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो यहाँ पर दिए गए 4 विकल्पों में से विकल्प अ सही है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है जिसका प्रतिशत 78% है, और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला करके टोटल वायुमंडल में 99% गैसों का योगदान है। 25वां प्रश्न है वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण वायुमंडल का परत है। यहीं पर सारी मौसमी घटनाएं घटित होती है, जैसे वर्षा का होना, बादल होना, हवाओं का बहना, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाए जाना, वायुमंडल का दबाव अधिक होना, ये सभी क्रियाएं वायुमंडलीय या मौसम सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। 26वां प्रश्न है किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होती है? इसका चर्चा हम लोग पिछले प्रश्न में किए यहाँ पर, तो इसका सही उत्तर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में वर्षा होना, बादल का बनना, बिजली कड़कना, हवाओं का प्रवाह होना, ये सारे मौसमी क्रियाएं जो होती है वह क्षोभ मंडल में होती है। 27वां प्रश्न है किस मंडल रेडियो तरंगे वापस लौटाती है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प घ, वायुमंडल। वायुमंडल से रेडियो तरंगे वापस लौटाती है। 28वां प्रश्न है वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल में मौजूद वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर है। 29वां प्रश्न है धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है? धूम कोहरा सामान्यतः धुएं के कारण बनता है। तो जिन क्षेत्रों में धुएं का प्रकोप अधिक होता है उन क्षेत्रों में शरद ऋतु में विशेष करके अधिक घना कोहरा देखने को मिलता है। ऐसे क्षेत्रों में धूम कोहरा अधिक होता है जहां पर धुआं औद्योगिक कारण चाहे वाहनों के कारण हो। तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में से विकल्प घ सही है, औद्योगिक क्षेत्रों में। 30वां प्रश्न
प्रश्न है, इनमें कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में विकल्प का सही उत्तर है पच्छाप बादल सबसे ऊंचाई में पाया जाता है, और सबसे कम ऊंचाई में वर्षा बादल पाया जाता है, जिसे हम लोग काली कपासी वर्षा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? तो संवहनीय वर्षा वैसे क्षेत्रों में होती है जहां पर अत्यधिक तापमान होने के कारण वाष्पीकरण अत्यधिक मात्रा में होता है और फिर वर्षा होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में दोपहर तक तीव्र धूप होता है, दोपहर के बाद घना बादल के साथ घनघोर वर्षा होती है। तो ऐसे क्षेत्र होते हैं विषुवतीय क्षेत्र। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर है विषुवतीय क्षेत्र। 32वां प्रश्न है, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण घटक ऑप्शन घ ऑक्सीजन है। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, अतः इसका विकल्प ख सही है वाष्पीकरण। 34वां प्रश्न है, चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किस क्षेत्रों में अधिक होती है? तो चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः दिए गए विकल्प में से विकल्प घ सही है तटवर्ती क्षेत्र में। दो भिन्न स्वभाव वाले वायु राशियों के कारण जब चक्रवात की समुद्री क्षेत्र में उत्पत्ति होती है तब यह चक्रवात तटीय क्षेत्र में बढ़ती है और तटीय क्षेत्र में टकराने के बाद यहाँ पर इन क्षेत्रों में घनघोर वर्षा कराती है। 35वां प्रश्न है, भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है? तो भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः दिए गए विकल्प में विकल्प ग सही है 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय वर्षा होती है। 36वां प्रश्न है, जब जलवाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे कहते हैं? जब जलवाष्प सीधे डायरेक्ट ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। ऑप्शन का इसका सही उत्तर है। 37वां प्रश्न है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ सभी जीवधारियों के लिए। 38वां प्रश्न है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 ईस्वी में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। 39वां प्रश्न है, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग हॉट स्पॉट कहा जाता है। अंतिम प्रश्न है 40वां प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक प्रमुख शहर है और यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में आयोजित किया गया था, अतः इसका विकल्प ख सही है 1992 ईस्वी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को एक कक्षा 11 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 का व्याख्यात्मक हल या व्याख्यात्मक उत्तर आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।